नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समास व उसके भेदों के बारे में चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिए। समास जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, सम धन आस, जिसमें सम का अर्थ तो होता है नज़दीक या निकट और आस का अर्थ होता है बैठाना। इसमें दो पदों को पास पास लाकर बैठाया जाता है कि पहले तो दूर दूर रहते हैं, फिर उनको पास पास लाकर एक शब्द बना दिया जाता है। वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पद या शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं तो उन्हें समास कहा जाता है। पास पास बैठेंगे तो वो समास कहलाएगा। अगर उसमें वो पद दूर दूर जाके बैठ जाते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। विभक्ति लुप्त पदों को समास तथा विभक्ति युक्त पदों को विग्रह कहते हैं कि जब एक पद में विभक्तियां और कारक चिन्ह प्रयुक्त हो जाते हैं तब वो कई शब्दों में बंट जाता है। वही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास में पहले पद को तो कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद और बाद वाले पद को कहते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद जिसको प्रथम पद, उत्तर पद जिसको द्वितीय पद कहते हैं, तथा दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? समस्त पद का निर्माण करते हैं। उसी समस्त पद को समास पद कहा जाता है। यह भी संधि की तरह ही होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है और इसमें शब्दों का मेल होता है। यही इन दोनों का अंतर है। फिर पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के पद के आधार पर? चार पद। चार पद कौन कौन से होते हैं? एक तो पूर्व पद, एक उत्तर पद। ये दो तो इसके पद होते हैं, तो दो भेद तो इसी के आधार पर हो गए। और एक भेद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आ जाते हैं और एक भेद में इनमें से कोई सा भी पद नहीं आता। कि जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है वो तो कहलाता है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद या तो अव्यय होगा या प्रधान होगा तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और जिस पद में यह दूसरा पद प्रधान होता है वो कहलाता है तत्पुरुष समास। उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है वो कहलाता है तत्पुरुष समास। फिर इसी समास के दो भेद होते हैं। एक तो क्रमधारय समास, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। एक द्विगु समास जिसको संख्यावाची भी कहा जाता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। फिर जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व समास। और जिस समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि उनसे कोई अन्य अर्थ निकलता है, उसमें अन्य पद प्रधान होता है, वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। अब हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्यय उस शब्द को कहा जाता है जिसको किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग करने पर उसके रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अर्थात सदैव एक जैसा ही रूप इसमें देखने को मिलता है, वही अव्यय कहलाता है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है, और उपसर्ग युक्त पद तथा
पुनरावृत्ति वाले शब्द इस समास में आते हैं। पुनरावृत्ति होता है एक ही शब्द बार बार आना। आ उपसर्ग धन पद या शब्द वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसमें क्या होता है? पद के अंत में तक लिखा जाता है। जैसे आमरण, आ क्या है? उपसर्ग है और मरण क्या है? पद या शब्द है। तो इसका अर्थ हुआ मरण तक, ये इसका समास विग्रह हो गया। आमरण तो समस्त पद है और मरण तक इसका समास विग्रह। समास विग्रह करने पर इसके अंत में तक शब्द जुड़ जाता है। अजानुबाहु ये समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे बाहु से जानू तक। अपाद मस्तक इसका विग्रह करेंगे मस्तक से पाद तक, इस सिर से लेकर पांव तक। बे, निर, निस, नी, ना ये जो उपसर्ग आते हैं इनका मेल अगर किसी पद या शब्द से होता है कि ये तो पूर्व पद में आ जाएंगे और आगे दूसरा पद या शब्द आ जाएगा, वो भी क्या है? अव्ययीभाव समास है। इस समास में पद के प्रारंभ में बिना या पद के अंत में रहित शब्द जुड़ जाता है। जैसे नी धड़क, नी क्या है? पूर्व पद है और धड़क क्या है? उत्तर पद है। तो इसमें नी जो है वो अव्ययीभाव समास है। इसका विग्रह करेंगे बिना धड़क के। ये अगर शुरू में जोड़ेंगे तब तो बिना लग जाएगा और अंत में जोड़ेंगे तब रहित लग जाएगा। बिना धड़क के इसको धड़क रहित भी कहा जाता है। यथा क्या है? अव्यय है और आगे क्या आएगा? उत्तर पद आएगा। यथा पूर्व पद में आएगा और आगे उत्तर पद। इसमें भी अव्ययीभाव समास का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है? पद के शुरू में जैसा जैसी जुड़ जाता है और पद के अंत में के अनुसार जुड़ जाता है। जैसे यथार्थ समस्त पद, इसका विग्रह करेंगे जैसा अर्थ है वैसा, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं अर्थ के अनुसार। प्रति जो है वो पूर्व पद है और उपसर्ग है और आगे इसका मेल उत्तर पद से होता है। तो अव्ययीभाव समास में क्या अंतर आएगा? पद में शब्द दो बार या प्रारंभ में हर लिखा जाता है। जैसे प्रतिशत है तो इसको हर शत लिख देते हैं या शत भी लिख देते हैं। अनुदान, अनुदान का विग्रह करेंगे दान की तरह का दान हो जाएगा। आगे आता है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके भेद हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे पक्षधर समस्त पद का विग्रह करेंगे पक्ष को धारण करने वाला, तो इसमें को जो है वो लुप्त कारक चिन्ह है। ये कर्म तत्पुरुष इसमें को हो जाएगा। कर्म कारक का चिन्ह ही क्या होता है? को होता है। वयोवृद्ध, वय होता है उम्र से वृद्ध, तो ये करण कारक का प्रयोग इसमें किया गया है तो ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसकी पहचान होती है से या के द्वारा, कि दोनों पदों के बीच में या तो से आ जाएगा या के द्वारा आ जाएगा, तो कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष। कारावास, कारा के लिए आवास, तो इसमें के लिए आया है, के लिए आता है संप्रदान कारक में, तो यह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। आशातीत, आशा से अतीत, तो इसमें जो से आया है ये अलग होने का भाव प्रकट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। भूकंप, भू का कंप का क्या है? इसमें भूमि का कंपन से संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यह होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें में और पर का प्रयोग किया जाता है। हरफन मौला,
हर कला में जो निपुण होता है वो होता है हरफनमौला। ये है अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर दूसरा तत्पुरुष समास आता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। पहला था लुप्त कारक और ये है लुप्त पद। वायुयान, इसका विग्रह हो जाएगा वायु में उड़ने वाला यान। पकौड़ी, इसका विग्रह हो जाएगा पकी हुई बड़ी। फिर तीसरा आता है अलुप्त तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद में कारक का चिन्ह विद्यमान रहता है। जो प्रथम पद होता है उसी में कारक चिन्ह विद्यमान रहता है। वसुंधरा, वसुओं को धारण करने वाली, ये क्या है? वसुंधरा है। सरसिज, सर में जन्म लेने वाला। तो सरसिज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। चौथा तत्पुरुष समास है उपपद तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर या द्वितीय पद कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होकर क्या होता है? एक प्रत्यय होता है। जैसे मनोज्ञ, मनोज्ञ का विग्रह हो जाएगा मन को जानने वाला। इसमें प्रत्यय क्या है? ये जो है वो प्रत्यय है। सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला, वो होता है सुखप्रद। इसमें प्रत्यय है प्रद। फिर आगे आता है नए तत्पुरुष समास। जिन शब्दों में ए, न, ना, अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है या इनसे विलोम शब्द बनते हैं तो वहाँ नए तत्पुरुष समास होता है। अनभिज्ञ मतलब न अभिज्ञ, इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नालायक में का होता है न लायक, इसमें ना उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर इस समास के दो मुख्य भेद बताए थे, एक द्विगु समास, एक कर्मधारय समास। अब चर्चा करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में जो प्रथम पद है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है तथा पूरा पद किसी समूह का बोध कराता है। जैसे इकट्ठा, इकट्ठा का विग्रह होगा एक जगह स्थित। सतसई, शास्त्रों का समाहार। दुबे होता है दो वेदों का समूह है। आगे है षड्रस, छह रसों का समाहार जिसमें होता है वो षड्रस होता है। आगे है क्रमधारय समास। इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, इसको उपमान भी कहा जाता है। और जो द्वितीय पद होता है वो विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, इसको उपमेय भी कहा जाता है। पूर्व पद विशेषण, फिर आगे प्लस, आगे है जो या है जिसका या है जिसकी, प्लस उत्तर पद विशेष्य। इनके निर्माण से इसका विग्रह होता है। उपमान, पूर्व पद अगर उपमान है तो के समान, जैसा, जैसी, तुल्य का मेल उत्तर पद उपमेय से होता है। अगर पहले उपमान हो और बाद में उपमेय हो तो के समान, जैसा, जैसी, तुल्य शब्द जुड़ जाएंगे। अगर पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो तब जो, जिसका, जिसकी ये शब्द जुड़ जाएंगे। पूर्व पद प्लस रूपी प्लस उत्तर पद, ये इसमें जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल है खुशबू, खुश है जो बू। नवोढ़ा, नव है जो ऊढ़ा। कमलाक्ष, कमला के समान अक्षी। दंत मुक्ता, मोती जैसे दांतों वाली। अधर पल्लव, पल्लव रूपी अधर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके। हताश, हत है जिसकी आशा। चरण कमल, चरण रूपी कमल। राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। और अगर पीताम्बर में ऐसा जय, पीले हैं वस्त्र जिसके, तब वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर आता है नेक्स्ट
3 नंबर का समास है द्वंद्व समास। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, और जिसमें दोनों पद प्रधान पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। इसमें क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है और दोनों पदों के बीच में विग्रह करने पर और अथवा या शब्दों का लोप किया जाता है। विग्रह करने पर तो और अथवा या शब्द आते हैं और समास करने पर इनका लोप हो जाता है। इसमें अधिकतर विपरीतार्थक शब्द ही आते हैं। एकल द्वंद्व, इसका एग्जाम्पल है अहर्निश, अहन और निशा मतलब दिन और रात। हरिहर, हरि और हर। समाहार द्वंद्व मतलब इसमें समूह होगा 35, 5 और 30। चाय पानी, चाय पानी आदि। चाय वाय, इसका विग्रह हो जाएगा चाय आदि। फल फूल, फल फूल आदि। दाल रोटी, दाल रोटी आदि। फिर आता है विकल्पनात्मक द्वंद्व समास। शीतोष्ण, इसमें शीत या उष्ण विकल्प वाले में या लग जाता है और समाहार द्वंद्व में और एकल द्वंद्व में और जुड़ जाता है। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, इनमें दोनों एक साथ तो असंभव है। थोड़ा भी है बहुत भी है, ये असंभव है, या तो वो थोड़ा होगा या वो बहुत होगा। 5 7, 5 से लेकर 7 तक, या तो 5 होगा या 7 होगा, दोनों में से एक ही होगा, तभी वो विकल्पनात्मक द्वंद्व होगा। या तो शीत ठंडा रहेगा या उष्ण गर्म रहेगा, ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ आ जाए। आगे है कुछ नोट दे रखे हैं, ये देखो। 1 से लेकर 10 तक संख्या तथा 10 से भाज्य संख्या जिसमें 10 का भाग जाता है, 20 30 40 से लेकर 100 या आगे, इनको छोड़कर अन्य समस्त संख्यावाची शब्दों में समाहार द्वंद्व समास माना जाता है। कि 1 से लेकर 10 तक संख्या और 10 से भाज्य संख्या, इनको छोड़ के और जितनी भी संख्याएं आती हैं उसमें समाहार द्वंद्व आता है, क्योंकि इसमें 2 संख्याओं का मेल रहता है। 1 से 10 तक तो सभी संख्याएं एक एक होती हैं, 10 20 30 ये संख्याएं भी एकल होती हैं, इनमें समाहार नहीं होता, बाकी संख्याओं में समाहार होता है। आखिरी लास्ट है 4th नंबर, बहुव्रीहि समास। इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। कि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पर वाला, जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पंचानन, वह जिसके 5 आनन हैं, वो कौन है, शिव है। तो शिव क्या है, तीसरा अर्थ निकल गया इसके। अगर पंचानन में शिव से संबंधित नहीं होता तब ये कौन सा हो जाता, संख्यावाची कौन सा, वो द्विगु हो जाता। चक्षु सर्वा, वह जो चक्षु से श्रवण करता है, तो ये भी किसी विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, सभी चक्षु से श्रवण नहीं करते, वो सिर्फ श्राव करता है। पीताम्बर, वह जिसके पीत अंबर है, कौन है, कृष्ण जी या विष्णु जी। हर्षिकेश मतलब वह जो हर्षिक के ईश है, वो भी कौन है, विष्णु या कृष्ण जी हैं। रतन गर्भा, रतन है गर्भ में जिसके, वह कौन है, पृथ्वी है। अनुचर, अनुचर वाला, वो क्या होता है, अनुचर बोलते हैं सेवक को। त्रयंबक मतलब 3 अंबक हैं जिसके, वो कौन है, शिव है, सभी के 3 अंबक नहीं है। वज्रांग, वज्र के समान है अंग जिसके, वो है बजरंगबली हनुमान, उसी को वज्रांग कहते हैं। फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो
उपसर्गयुक्त शब्द हो वो कौन सा है? अव्ययीभाव समास। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो और विभक्ति वाले शब्द आते हैं वो है तत्पुरुष समास। जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो और वो समूह का बोध कराता हो वो है द्विगु समास। और जिसमें विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय या रूपक रूपी का प्रयोग होता है वह है क्रमधारय समास। जोड़ा बनाने वाले शब्द और या वाले जो शब्द आते हैं वो होता है द्वंद्व समास। अन्य पद प्रधान व योग रूप वाले शब्द जो होते हैं वो आते हैं बहुव्रीहि समास में। आत्महत्या, आत्मा की हत्या, ये संबंध तत्पुरुष है। तरणी तनुजा मतलब सूर्य की पुत्री, ये भी संबंध तत्पुरुष है। पंकज, पंक में जात है उपपद तत्पुरुष समास। इस पंकज जो है वो बहुव्रीहि समास में भी आता है। पंक में जन्म लेने वाला वो होता है कमल। कुंभकर्ण, घड़े जैसे हैं कर्ण जिसके, वह ये आएगा बहुव्रीहि में। ये कौन था? रावण का भाई था। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, ये भी किस में आएगा? बहुव्रीहि में आएगा। पाप बुद्धि, पाप युक्त बुद्धि है जिसकी, वो भी कोई विशेष इंसान ही होता है, ये भी बहुव्रीहि समास में आएगा। तो आज के वीडियो में हमने समास के बारे में अध्ययन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।